हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, लास्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जिसमें हमने उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको कवर कीजिए, देन इस वीडियो को आपको देखना है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। और एक और खास बात, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसी ऐप के ऊपर हमारी इन क्लासेस के नोट्स मिल पाएंगे और क्विजेज मिल पाएंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेम टॉपिक का कंटेंट का आपको क्विज मिलता है ऐप के ऊपर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो हु क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कब बनाया गया था? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 के अंदर बनाया गया था, 2016 के अंदर बनाया गया था। सर 2016 के अंदर, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 10 साल भी नहीं हुए हैं, हम 2025 के अंदर खड़े हैं, तो 10 साल भी नहीं हुए हमें। लेकिन आरबीआई को तो 1935 के अंदर बना दिया गया था। क्या सर स्टार्टिंग में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता था? नहीं बेटा, आरबीआई तो जब से बना है तब से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर रहा है। तो सर 2016 से पहले क्या अरेंजमेंट होता था? तो 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं हुआ करती थी, उसकी जगह पर हुआ करती थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में टैग बोल सकते हैं, टीएसी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी। उसके पास केवल और केवल एडवाइजरी पावर हुआ करती थी, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं हुआ करती थी। उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं हुआ करती थी, केवल एडवाइजरी पावर हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो सारे डिसीजंस थे वो सारे के सारे डिपेंड करते थे आरबीआई के गवर्नर के मूड पर। और आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन लेता था, जिससे खुश नहीं थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कई बारी अपोजिट डिसीजन ले लेते थे आरबीआई के गवर्नर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा भी रोल होना चाहिए, क्योंकि हम देश को चला रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा कि जी बिल्कुल होना चाहिए, तो इसलिए हम एक नई कमेटी बना लेते हैं जिसको कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और आरबीआई ने कहा कि 4 मेंबर इसके अंदर हमारे होंगे और 3 मेंबर आप रख सकते हो। गवर्नमेंट को कहा टोटल मिलाकर 7 मेंबर होंगे। उधर से गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, 4 मेंबर हमारे होंगे, 3 मेंबर आप अपने रख सकते हो। अब ये आप समझ रहे हो कि जिसके ज्यादा मेंबर होंगे डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के हाथ में होगी। तो बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और बाद में क्या डिसाइड हुआ कि ये एक 7 मेंबर कमेटी नहीं होगी, ये एक 6 मेंबर कमेटी होगी। तो आप क्या कहोगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था 2016 के अंदर। तो कब बनाया गया था? 2016 के अंदर। और इसको किस सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एमपीसी इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और इसने अपने जो ऑपरेशन स्टार्ट किए थे वो 27 जून 2016 से किए थे, 27 जून 2016 से किए थे। और अभी भी जून 2025 चल रहा है, और अभी तब से लेकर अभी तक इसकी जो टोटल मीटिंग हो चुकी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो 55 मीटिंग हो चुकी हैं। अभी 4 से 6 जून के बीच में जो मीटिंग हुई थी वो 55वीं मीटिंग हुई थी, 55वीं मीटिंग हुई थी। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी। ऑपरेशन तो इसने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इस कमेटी की जो मीटिंग जो हुई थी फर्स्ट है वो 29 सितंबर ऑफ 2016 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was launched on June 2016, and the main function of monetary policy committee is to सेट द रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? रेपो रेट के बारे में डिसीजन लेना है, रेपो रेट को सेट करना है। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं
और हम बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। बेंचमार्क का मतलब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, और जितनी भी हमारी रेट्स हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेट कौन सी है, रेपो रेट ही है। आगे चलकर पढ़ाऊंगा कि रेपो रेट होती क्या है। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, रेपो रेट सेट करना है। और इसको कब बनाया गया था, जून 2016 के अंदर बनाया गया था, जून 2016 के अंदर बनाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने की जो शुरुआत है वो पहले ही हो चुकी थी। उससे कई बहुत सारी जो कमेटीज थी वो ऑलरेडी इसके रिकमेंडेशन दे चुकी थी, लेकिन 2013 के अंदर 2013 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जानी चाहिए, तो उसी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको मानकर अप्रूव करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था। तो आप कहोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज established on the recommendation of उर्जित पटेल कमेटी of 2013। तो इन सभी कमेटी में से कौन इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल कमेटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई टोटल इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। अभी रिसेंटली स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था 3 मेंबर कम्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इस कमेटी का क्या होता है, हेड होता है, चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन कह सकते हैं आप। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो कौन होता है, इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है, इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। तो चेयरपर्सन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी, इसका इंचार्ज कौन होता है, इंचार्ज। तो याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसका जो इंचार्ज होता है वो होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से जो भी यहां पर अपॉइंट किया हुआ, जैसे प्रेजेंट में पूनम गुप्ता है, तो पूनम गुप्ता क्या हो जाएंगी, इस कमेटी की इंचार्ज होंगी। इंचार्ज का क्या काम होता है, इंचार्ज का काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो कब कंडक्ट होगी, किसको इनवाइट करना है, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या रहने वाले हैं, वो सब कुछ अरेंजमेंट करना, वो सब कुछ अरेंजमेंट करना किसका काम होता है, इंचार्ज का काम होता है। तो ये याद रखना है। 3 मेंबर एक्सटर्नल होते हैं और 3 मेंबर क्या होते हैं, इंटरनल यानी कि आरबीआई की तरफ से होते हैं। और जो 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं बेटा, 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वैसे तो ये हर 2 महीने के बाद मीटिंग करती रहती है, लेकिन इसको अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे मान लो कोविड जैसी थी, तो कोविड में भी इन्होंने अपनी पूरी मीटिंग्स की, ठीक है, उसमें भी ये नहीं रुके, लेकिन फिर भी कोई और इमरजेंसी हो जाए तो इसको साल में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी मैंडेटरी है। 4 बार ही मीटिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू इनको मीटिंग करनी पड़े। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू एट लीस्ट 4 टाइम इन ए ईयर, साल में कम से कम 4 बार इनको मीटिंग करनी जरूरी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 6 मेंबर है, उनमें से कुछ मेंबर्स किसी रीजन की वजह से, कोई हेल्थ की वजह से हो सकता है या कोई और किसी रीजन की वजह से हो सकता है, अवेलेबल ना हो, तो मीटिंग कंडक्ट करनी हो, तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए भाई, हाफ से तो ज्यादा होने चाहिए। हाफ कितने होंगे, 3, यानी कि कम से कम 4 मेंबर क्या होने चाहिए, मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए एट लीस्ट। तो कम से कम मेंबर्स जो मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए होने चाहिए उसको हम बोलेंगे कोरम ऑफ द मीटिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए कोरम कितने सदस्यों का होना चाहिए, तो कोरम ऑफ 4 मेंबर्स इज नीडेड टू कंडक्ट ए मीटिंग। एक मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए कम से कम 4 मेंबर उपस्थित होने जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। 6 मेंबर है, अगर सपोज
3 मेंबर जो गवर्नमेंट के हैं उनकी एक साइड राय बन जाती है और आरबीआई वाले जो मेंबर उनकी एक साइड राय बन जाती है। तो ऐसे तो डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट होती है जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा वोट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो जब भी टाई की सिचुएशन होगी उस टाइम पर आरबीआई का जो गवर्नर होगा किसी एक साइड में अपनी जो एक्स्ट्रा एक और वोट है उसके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जब मीटिंग होगी, फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 से 6 जून के बीच में अभी बैठक हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। साल में 6 मीटिंग होती हैं। हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ये 4 से 6 जून के बीच में मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग के अंदर जो 6 के 6 मेंबर हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया और क्या वोटिंग की, अपना हर एक डिसीजन और वोटिंग का जो रीजन है उनको रिटर्न में देना होता है। तो ईच मेंबर मस्ट सबमिट ए स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग देयर रीजन फॉर वोटिंग फॉर और अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन। तो उनको जो जिस साइड भी उन्होंने अगेंस्ट में दी है या फेवर में जो वोट दी है उसका क्या करना होता है, रिटर्न में स्टेटमेंट्स जारी करनी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मैंने बताया कि हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की जाती है। तो हम कहते हैं हर 2 महीने बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है तो उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब क्या आता है, जो काम हर 2 महीने बाद हो। तो 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन ए ईयर। हर 2 महीने बाद। तो हर 2 महीने बाद कब होगी, तो जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल से स्टार्ट हुआ था तो अप्रैल में आएगी, अप्रैल मई के लिए, फिर जून में आएगी, जून जुलाई के लिए, फिर अगस्त के अंदर आएगी। तो ऐसे करके साल में 6 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं। पहली होगी अप्रैल में, दूसरी होगी जून के अंदर, तीसरी होगी अगस्त में, और 4th होगी अक्टूबर में, 5th होगी दिसंबर में, और 6th होगी फेब में। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी इनका पूरा का पूरा शेड्यूल एडवांस में बना लिया जाता है पूरे एक ईयर का। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो मार्च के अंदर ही आरबीआई अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देता है अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या शेड्यूल रहने वाला है। जैसे मैंने यहां पर एक कटिंग आपकी यहां पर पेस्ट की हुई है आरबीआई की वेबसाइट से ही कि 26 मार्च ऑफ 2025 को ही आरबीआई ने पब्लिश कर दिया था कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैं अपनी मीटिंग कब कब कंडक्ट करने वाला हूं। तो जैसे रिसेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 4, 5 और 6 जून को मीटिंग हुई। अब कब होगी, अगस्त में होगी, 5, 6, 7 अगस्त को होगी। तो ऐसे करके ये मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है हर 2 महीने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक वेबसाइट से कटिंग शो की है जिससे आपको ऑफिशियल पता लग जाएगा भाई कैसे चीजें शो की जाती हैं। ये पूरा सर्कुलर है जो 26 मार्च को आया था। आप आरबीआई की वेबसाइट से भी इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपने शेड्यूल देख लिया होगा, जस्ट रेफरेंस पर्पज के लिए है, यहां से आपको कुछ याद नहीं करना है ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील कर सकें चीजों के बारे में, इसलिए मैंने उसको शो किया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी मैंने रिसेंटली बताया था कि टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर कम फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो मेंबर कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसमें मेंबर्स दिए होंगे और उनमें से आपको चूज करना होगा कौन है कौन नहीं है। तो इन 6 के 6 मेंबर्स का आपको नाम याद रखना है। तो सबसे पहले कौन होंगे भाई, आरबीआई के गवर्नर होंगे। आरबीआई के गवर्नर को क्या बोला जाता है, चेयरपर्सन बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, ये उस पद पर है। किसके पद पर, गवर्नर के पद पर। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी पर्सन गवर्नर के पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड यानी कि चेयरपर्सन कहलाएगा। इसलिए एक्स ऑफिशियो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक्स ऑफिशियो मतलब फ्रॉम द ऑफिस, इसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उस पोस्ट पर है। उस पोस्ट पर होने की वजह से, गवर्नर की पोस्ट पर होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा,
चेयरपर्सन बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो प्रेजेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। उसके बाद मई 2025 के अंदर ही आरबीआई के अंदर नई डिप्टी गवर्नर अपॉइंट की गई है, जिनका नाम है पूनम गुप्ता। ये 4th फीमेल डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की। तो रिसेंट में इनको अपॉइंट किया गया है। तो सेकंड पर्सन ये होगी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और ये क्या होती हैं? ये इंचार्ज होती हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या होती हैं? इंचार्ज होती हैं। और तीसरा जो मेंबर है आरबीआई की तरफ से वो है राजीव रंजन। तो 3 नाम याद रखने हैं, संजय मल्होत्रा, पूनम गुप्ता एंड राजीव रंजन। राजीव रंजन कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उसमें से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उठाकर यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये 3 मेंबर हैं आरबीआई की तरफ से। जो नीचे के 3 मेंबर हैं उनको 1 अक्टूबर 2024 के अंदर अपॉइंट किया गया था। अगले 4 साल तक ये इस पोजीशन पर बने रहेंगे। तो कौन कौन है? राम सिंह है, सुगाता भट्टाचार्य है और नागेश कुमार है। ठीक है। अब ये कहां पर क्या कर रहे हैं इनके बारे में याद नहीं रखना है। गवर्नमेंट यहां पर किन को भेजती है? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, तो वहां से उठाकर इन लोगों को भेजा जाता है यहां पर। ठीक है। तो ये 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो इनको याद रखना है। फ्यूचर में कोई भी चेंज आता है तो एक बार क्रॉस चेक आपको कर लेना है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो बड़ा डायनेमिक है इस सब्जेक्ट का। तो अगर आप मान लो कुछ समय के बाद, काफी टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं आरबीआई ने किसी को चेंज तो नहीं कर दिया है, ये क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट में अब वीडियो देख रहे हैं तो अब यही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर के बारे में हमने जिक्र कर लिया, एक्स ऑफिशियो टर्म के बारे में मैंने बता दिया था, फ्रॉम द ऑफिस। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टास्क क्या होता है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टास्क होता है बेसिकली रेपो रेट को सेट करना। और रेपो रेट क्यों सेट की जाती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मेन जो टास्क है इसका वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो अंडर सेक्शन 45 ZA के अंदर तो इस कमेटी को बनाया गया था। तो इसको क्या दिया गया है? इसको एक टारगेट दिया गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। ठीक है। और वो इन्फ्लेशन किस पर बेस्ड होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होता है। तो अंडर सेक्शन 45 ZA द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई सेट द इन्फ्लेशन टारगेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को मापने के 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो यहां पर जो हम चूज करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और हर 5 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आरबीआई के साथ मिलकर, यानी कि मेनली आरबीआई ही डिसाइड करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो कितना रहेगा। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन टारगेट यानी कि इन्फ्लेशन किस रेट से किस रेट के बीच में रहना चाहिए, इसको हम इन्फ्लेशन टारगेट बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेट रेट कितने साल में सेट की जाती है? तो आप आंसर करेंगे एवरी 5 ईयर। तो इन्फ्लेशन टारगेट रेट इज सेट इन एवरी 5 ईयर एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। तो प्रेजेंट में जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है हमारा 4%। प्रेजेंट में जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4%। साथ में बफर भी है कि भाई एग्जैक्ट सेम तो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते, इससे कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है। अगर हमारा कम रहे तो कम 2% हो, इससे कम ना हो। और अगर इससे ज्यादा पहुंचे तो हमारा क्या हो? 6 हो। क्या हो? 6 हो। तो 6 से ज्यादा ना हो। अगर 2 से 6 के बीच में है तो हम कहेंगे कि हमने अपना जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है उसको अचीव किया हुआ है। ये जो रेट है हमने 4% की, ये सबसे पहले हमने अगस्त, क्योंकि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी तो अगस्त 2016 के अंदर सेट किया था अगले 5 साल के लिए, यानी कि 31 मार्च 2021 तक के लिए। फिर 31 मार्च 2021 से लेकर अगले 5 साल के लिए भी हमने सेम रेट को ही फॉलो किया है। तो 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर अगले 5 साल यानी कि 31 मार्च 2026 तक के लिए, अगले 5 साल के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट रेट है हमारा वो 4% ही है विद बफर ऑफ 2%। यानी कि लोअर रेट कितना हो सकता है? 2% हो सकता है और मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 6% हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन टारगेट रेट जो है वो किस सेक्शन के अंदर सेट किया जाता है? सेक्शन 45 ZA
कितने साल बाद सेट किया जाता है? आफ्टर एवरी 5 ईयर। प्रेजेंट में टारगेट रेट क्या है? 4% विद बफर ऑफ +2 -2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मान लो जो हमारी आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाती है, ठीक है, या इस टारगेट को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो आखिर हम कब कहेंगे कि भाई टारगेट को अचीव नहीं कर पाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? क्या एक दिन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से ऊपर चला गया या 2% से नीचे चला गया, तो हम क्या तुरंत कहना स्टार्ट कर देंगे कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सक्षम नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, कैपेबल नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? नहीं। तो आइए यहां पर सीखते हैं कि हम क्राइटेरिया फॉर द फेलियर ऑफ मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट, कि हम कब कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पाई। अगर लगातार 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन की रेट, टारगेटेड रेट जो है 4%, यानी कि, और मैक्सिमम रेट कितने? 6% से ऊपर चली जाती है, तब हम फेल कहेंगे। या लगातार 3 क्वार्टर तक जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो 2% से नीचे रह जाती है, तब हम क्या कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। तो याद रखना है ये कि फेल कब माना जाता है? लगातार 3 क्वार्टर तक या तो रेट 6% से ऊपर रही है या 6% से नीचे रही है, तभी हम कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फेल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी की, यानी कि आरबीआई की। अगर फेल हो जाती है अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको रिपोर्ट करनी होगी, इफ द आरबीआई फेल टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट इट मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको रिपोर्ट करनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिपोर्ट के अंदर क्या बताना है भाई, किस वजह से हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, रीजन फॉर फेलिंग टू मीट द टारगेट। उसके बाद कि भाई ये तो रीजन रहे फेल होने के, लेकिन हमने इसको वापस से कंट्रोल में लाने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं, क्या रेमेडीज फॉलो की हैं। तो रेमेडियल एक्शंस प्रपोज्ड बाय द आरबीआई, कि हम अब इसको सुधारने के लिए क्या और कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट बताना है कि कितने दिन के अंदर आगे, अब हम चलो फेल तो हो गए, क्या हमेशा ही फेल रहेंगे? नहीं, अब आगे कितने दिन के अंदर ये जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल हो जाएगा। तो एन एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर अचीविंग द टारगेट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द रेमेडियल एक्शंस। तो ये रिपोर्ट करना होगा किसको? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रोल है वो पूरा हो जाता है। और अगली क्लास से हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास आखिर वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई डाउट है तो आप डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।